हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज चल रहे हैं जिसमें हम छोटे क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 2 अंक के क्वेश्चन और 3 अंक के क्वेश्चन करा रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के प्यारे बच्चों, साथ में हिंदी के भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग इसके पहले जो अपलोड कर दिए उन्हें जरूर देखिएगा और आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा। और आप लोगों का कमेंट जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपके वीडियोज मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट और अपना राय जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है और हमारा टास्क है 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन या 3 अंक और 2 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सभी प्रश्नों को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। ये 2 चैप्टर 2 का आपका एक क्वेश्चन है। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, मतलब ऐसे विलयन जिनका समपराशरी शब्द से सम यानी समान, पराशरी मतलब परसरण, यानी ऐसे विलयन जिनका परसरण दाब समान है उसे कहते हैं समपराशरी विलयन। ठीक है, क्लियर है। केवल इतना याद कर लो, ऐसे विलयन जिनका परसरण दाब लगभग समान होता है उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयनों में विलेय के मोलर सांद्रण समान होते हैं तथा समपराशरी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परसरण की क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका परसरण दाब समान है, इसलिए इनको पृथक हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा नहीं कर सकते। सिंपल सा समझ में आ गया। पराशरी मतलब सम यानी बराबर, पराशरी मतलब परसरण। ऐसे विलयन जिनके परसरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि पूछा जाएगा तो। क्लियर है, इतना समझ में आया। यदि हम बात करें यहाँ पर समपराशरी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हम पृथक करने पर परसरण की क्रिया कराएं तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों का परसरण दाब समान है तो समान दाब पर ही रुकेंगे या समान दाब पर ही दोनों विलयन प्रवाह करेंगे, इसलिए इनको हम परसरण की क्रिया द्वारा पृथक नहीं कर सकते। सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन का टारगेट है, 10 प्रश्न हम पूरा कंप्लीट करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। 2 अंक का क्वेश्चन है। जब किसी क्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होता है, मतलब प्रथम घात का मान कितना होना चाहिए, 1 हो, प्रथम घात के सांद्रण के समानुपाती होता है तो उससे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहां पे जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेगा, विकारक भाग लेगा, उसका सांद्रण का जो पावर है, सांद्रण का जो घात है वो 1 होगा, मतलब सीधा समानुपाती है सांद्रण के। सांद्रण के प्रथम घात यदि तो आपका हो जाता प्रथम कोटि, द्वितीय घात तो द्वितीय कोटि, तृतीय घात तो तृतीय कोटि का। तो प्रथम कोटि का क्रिया मतलब सीधा क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होता है। सांद्रण का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर आपका है प्यारे बच्चों NH4 + NO2, ये क्रिया कराएंगे तो N2 + 2H2O बनेगा। ठीक है, यहां पर ये अभिकारक है, ये आप लोग NH4 + NO2 कर लेना। तो यहां पर आप इसको प्लस ना करें, वैसे यौगिक ही है NH4NO2, इसको आप काट दें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि आपका घात 1 होना चाहिए ना, इसका पावर 1 लेंगे तो आपका जैसे यहां पर अभिक्रिया दिया है NH4NO2 जो आपका बनता है उत्पाद के रूप में N2 + 2H2O, तो इसका यदि हम सांद्रण लेंगे तो सांद्रण कितना, 1 है, इसलिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रथम घात के सांद्रण के समानुपाती होगा। ठीक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। यदि घात पर निर्भर नहीं करता तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यानी सांद्रण का जो वैल्यू है, जो घात है, जो पावर है वो 0 है तो वो शून्य कोटि का कहलाता है। लेकिन इसका सीधा सांद्रण के समानुपाती है तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट 10 क्वेश्चन करेंगे। आज का टास्क ये 10 क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर भौतिक अतिशोषण क्यों घटता है, इसका कारण देखिए। तो भौतिक अतिशोषण एक उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक, तथा यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। मतलब जब भौतिक अधिशोषण होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब अणुओं के बीच, भैया अधिशोषण का मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ आकर के किसी ठोस की सतह पर चिपक जाए तो अधिशोषण हो जाता है। तो जब यह अधिशोषण होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। कौन सी? ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ताप बढ़ाने पर यह प्रतीत अभिक्रिया का समर्थन करेगा जिससे अधिशोषण घटता है। प्रतीत मतलब कम होने का, क्योंकि ऊष्मा निकल जाता है तो अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, इसलिए अधिशोषण का दर घट जाता है। बस सिंपल प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जितना पूछा जाएगा उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए आप लोग उतना ही तैयार करो। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, कौन सा? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो जो भौतिक अधिशोषण में है, ये जो
आपका अधिशोष और अधिशोषक के बीच जो बल होता है वो वान डेर वाल्स बल होता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है ये प्रबलता के साथ इनके बीच बंध होता है, इसमें रासायनिक बंध होता है। अधिशोषण किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ है ना किसी ठोस के सतह पर आकर्षित होकर के उसके सतह पर ही जम जाए, तो ये जो प्रक्रिया है प्यारे बच्चों वो कहलाता है अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बल आकर्षण बल होता है और रासायनिक बंध किसमें होता है? रासायनिक अधिशोषण में। चलिए, ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो एक एक आप डिफरेंस मतलब दो डिफरेंस तैयार कर लो, क्योंकि 2 अंक का पूछा जाएगा, तो 2 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मतलब ठोस पदार्थ है, उसमें गैस के अणु आकर के चिपक रहे हैं, तो किस किस कारण से ये प्रभावित हो सकते हैं? तो पहला नंबर है अधिशोषक की प्रकृति पर, मतलब जो अधिशोषक यानी जिस पर अधिशोषण हो रहा है उसकी प्रकृति कैसी, उसका क्षेत्रफल कैसा है। दूसरा है अधिशोषित होने वाली गैस, मतलब जो उस सतह पर आकर के चिपकने वाली है, उस सतह पर आकर क्रिया करने वाली है, उसकी प्रकृति कैसी है। और तापमान क्या है, दाब क्या है। तो 4 यहां पर प्रभाव हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर तैयार करना है कि अधिशोषक की प्रकृति कैसी है, अधिशोषित होने वाले गैस की प्रकृति कैसी है, तीसरा नंबर ताप का क्या वहां पर प्रभाव पड़ रहा है, और चौथा नंबर दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 4 चीजें यहां पर इफेक्ट डालती है। ओके, अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक में अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति, तीसरा ताप और चौथा दाब। ये क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है, इसे कैपिटल X से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता, अब देखिएगा इनको अब डीपली विशिष्ट चालकता, प्रेक्षित चालकता यहाँ पर मैं अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसका पूरा बेसिक से पूरा लेक्चर मैंने दिया है। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिख लें, सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, इसका यदि इकाई पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, तो इसका इकाई हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्या? सेंटीमीटर इनवर्स। संबंध यदि तो सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे प्रेक्षित चालकता, और यही संबंध है, यही फार्मूला है, यही संबंध है, यही फार्मूला है। या विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल स्थिरांक गुणे आपका प्रेक्षित चालकता, प्रेक्षित चालकता। ओके, नोट डाउन कर लिया करो, ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से तैयार करना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में या अणुसंख्यता में अंतर। तो अभिक्रिया की कोटि में पहला नंबर लिखना है, यह अभिक्रिया में प्रयुक्त वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातांकों का योग होता है, मतलब सांद्रता पर डिपेंड करता है, सांद्रता का जितना घात होगा वो उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। और आणविकता में देखें, यह रासायनिक अभिक्रिया में निहित प्रत्येक पद में भाग लेने वाले कणों की संख्या, यानी कितने कण भाग ले रहे हैं वो आणविकता है, लेकिन कण के साथ साथ उनका सांद्रता कितना है वो कोटि है। इसका मान शून्य या प्रभाज हो सकता है, इसका मान शून्य या प्रभाज, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, यह केवल पूर्ण संख्याओं में होती है। तीसरा है अभिक्रिया की कोटि के द्वारा अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है, और यह अभिक्रिया की आणविकता का वेग के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो यह क्वेश्चन जो है 3 अंक में पूछा जाता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर ऐड किया मैंने। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलय किया गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर मोलरता निकालना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहां पर क्या दे के रखा है पहले आपको समझना है। यहां पर 120 ग्राम यानी मात्रा दे के रखा है WB, क्या वेट दे के रखा है B यानी आपका विलायक का वेट दिया है 120 ग्राम, क्या दिया है 120 ग्राम, इतना दे के रखा है। NaOH का यदि हम आणविक द्रव्यमान निकालें, यानी विलायक का आणविक द्रव्यमान, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 40, ये निकल कर आ गया। इसके बाद यदि हम भी निकालें ml में, तो 2 लीटर है, 2 का गुणा 1000 से कर देंगे तो 2000 ml आ जाएगा, मिलीलीटर में भी का मान आ गया। बस इतना चीज क्लियर है। अब आपको वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू किस में पुट करना है, यहां पर आप देखेंगे
तो आपका क्या निकालना है, मोलरता। मोलरता मतलब कैपिटल एम निकालना है, कैपिटल एम। इसका फार्मूला होता है WB/MB इंटू 1000/V ml में। अब वैल्यू पुट करिए, WB का मान 120 है, MB का मान 40 है और 1000 है, बटे V का मान है 2000। ठीक है, इसको आप काट दो तो केवल 2 बचेगा, यानी 2 बचेगा, और 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो, 4 यही 12 हो जाएगा। यानी आपके पास जो m का वैल्यू निकल कर आया है वो 3/2 डिवाइड बाय 1.5 आंसर आ गया आपका, 1.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये आपका आ गया मोलरता। क्या, मोलरता। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के रूप में, मैं हालांकि समझा दे रहा हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म को। तो देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर ना करके विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। आप लोग लिखेंगे, वे गुणधर्म जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर ना करके विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। किसे, वे गुणधर्म जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर ना करके पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप प्रसरण दाब लिख लेंगे। प्रसरण दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। तो इन चीजों को आप लोग लिख लें, अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज आप जितने भी क्वेश्चन किए होंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जो भी राय रहता है उसके आधार पर आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। और हाँ, टेलीग्राम मेरी ज्वाइन नहीं किए तो जाकर टेलीग्राम में सर्च करें शिव कोचिंग क्लासेस, वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर प्रोवाइड करता हूं आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।